हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज हम आपको पढ़ाते हैं क्लास 12 की मैथ। और चैप्टर लिया गया आव्यूह। बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि आव्यूह के वीडियो अपलोड कर दिए जाए। तो चलिए देखते हैं और इस बार प्रयास करते हैं कि आपको कंटिन्यू क्लास देते रहें। बीच में दरअसल टाइम का प्रॉब्लम बन जाता है, इसलिए बीच बीच में वो हो जाता, बट इस बार प्रयास करेंगे कि आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलता रहे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्लास 12 आव्यूह, ठीक। तो आव्यूह यानी मैट्रिक्स, इस चैप्टर्स को हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। बढ़िया चैप्टर है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी फंसते हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आपके थंबनेल में दिख रहा है मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स का हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, जैसा कि आपको लिखा है इंट्रोडक्शन। फिर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो एकदम बेसिक से चलते हैं और अंत तक पहुंचते हैं क्या कारण है इसका, ठीक है ना। तो आज प्रयास रहेगा कि इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवा दिया जाए, यानी कि पहला एक्सरसाइज भी, ठीक है ना। तो देखते हैं कहाँ तक चलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक, आव्यूह क्या है, ठीक। तो आव्यूह की परिभाषा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें आव्यूह को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ठीक। तो जो संख्याएं होती हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी जो है संख्या लेते हैं, ठीक, तो उन संख्याओं को क्या करते हैं, एक आयत के रूप में व्यवस्थित कर दें, ठीक है ना, जिसमें कुछ पंक्तियाँ होती हैं और कुछ स्तंभ होते हैं। तो आयत के रूप में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे छात्र जो होते हैं क्लास में ले लो, तो क्लास के जो बच्चे होते हैं क्या होते हैं कि वो एक क्रम से, ठीक है ना, बैठते हैं। तो उनके लिए सीटें लगी होती हैं ना। तो कमरे के अंदर सीटों पे जो बैठने की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, एक आयत के रूप में, यानी रो और कॉलम के रूप में जो है व्यवस्थित किया जाता है, ठीक। या आपने देखा होगा जब हम लोग क्या करते हैं, पीटी करने जाते हैं, तो जब पीटी करने के लिए मैदान में वो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट बराबर जो है डिस्टेंस पे एक दूसरे के जो है उसमें पूरा वो कर लेते हैं, तो एक रो या कॉलम के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एम एन संख्याओं का एक ऐसा निकाय जिसको एम पंक्ति तथा एन स्तंभों में आयताकार श्रेणी के रूप में व्यवस्थित करने को एम इंटू एन, यानी कि रो और कॉलम की कंडीशंस। तो ये रो और कॉलम में व्यवस्थित करना, यही हमारा क्या कहलाता, क्रम या कोटि। और इसी गणना को हम क्या कहते हैं, आव्यूह। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो ये हमने एक जो है एग्जाम्पल ले लिया। इसमें देखिए हमारे जो है नंबर्स जो हैं उसमें क्या है, रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित है, ठीक है ना। तो ये जो आपकी क्षैतिज लाइन होती है इसे हम बोलते हैं रो, ठीक। इस क्षैतिज लाइन को हम क्या बोलते हैं, रो। और आपकी जो ये जो है ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, ये वाली लाइन, ठीक है, ऊर्ध्वाधर लाइन। तो इस ऊर्ध्वाधर लाइन को हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक। ये हो गया। तो अगर हम कोई भी संख्या है उस संख्या को हम एम और एन के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं, ठीक है ना। तो रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे आव्यूह कहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है आव्यूह की कोटि या क्रम, है ना, ये पूछ लिया जाता क्वेश्चंस, तो याद रख लो, ठीक। आव्यूह की कोटि या क्रम जिसे हम ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर के रूप में जो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो क्या लिखा है, अवयवों के क्रम या कोटि उसकी पंक्ति व स्तंभों की संख्या पर निर्भर करती है। तो क्रम या कोटि, तो हमें ये देखना है कि हमारी जो मैट्रिक्स है उसमें कितने रो और कितने कॉलम हैं, और रो और कॉलम की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक।
जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया है एक जो है ये मैट्रिक्स है जिसे हम ए से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया, जिसमें अगर हम देखें तो हमारी पंक्तियाँ कितनी हैं, तो पंक्तियों की संख्या हमारी कितनी, 1 2, ये 2 पंक्तियाँ हो गई, ठीक। इसके बाद अब हम कॉलम गिन लेते हैं, कितनी कॉलम, तो 1 2 3, ठीक है, 3 कॉलम। तो ये हो गया। तो अगर हम किसी भी अवयव के जो ऑर्डर होते हैं, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर को हम क्या, रो और कॉलम के रूप में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। किसके रूप में, रो और कॉलम। तो कितने रो हैं, रो की तो अभी हमने है ना एक रो एक ये है ना, तो 2 रो हो गए और कॉलम कितनी है, 3। तो रो और कॉलम यानी 3 × 2, तो 3 × 2 के रूप में ये 3 × 2 ही हमारी क्या होगी, इसकी ऑर्डर कहलाएगी, कोटि कहलाएगी, ठीक है ना। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए, कोई अवयव दिया रहे और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इसकी कोटि क्या है, तो आप सीधे बताओगे 2 × 3, ठीक है ना। ये इसकी क्या कहलाएगी, कोटि। अब एक एग्जांपल और हमने ले लिया है, अब जो इसमें दिया गया है, तो A11 A12 A1 है ना, n तक इसके एलिमेंट्स हैं और m है ना, यानी यहाँ पे हमारी जो रो की संख्या है वो कितनी है, m हो गई, है ना। कितने रो हो गए, m रो हो गए भाई। ये 1 हो गया, ये 2 को प्रेजेंट कर रहा है, बीच में ये डॉट डॉट है ना, फिर ये m को प्रेजेंट कर रहा है। और फिर कॉलम की संख्या कितनी है, तो 1 कॉलम 2 कॉलम है ना। अब बीच में क्या होती है, डॉट डॉट, और कितने कॉलम हो गए, n कॉलम हो गए। तो अब इसको अगर हम व्यवस्थित कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, m × n। तो m × n के रूप में व्यवस्थित कर दिए, तो यही हमारी क्या कहलाएगी, कोटि या क्रम कहलाती है, ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला जो है क्या है, अवयव के प्रकार। अब हम देख लेते हैं कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। पहला है आयताकार अवयव, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। तो आयताकार अवयव क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक। तो अगर मान लीजिए आपका जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो, यानी क्या है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो, यानी कि m नॉट इक्वल टू n। अगर ऐसी कोई भी कंडीशंस है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आयताकार अवयव या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारी जो इस मैट्रिक्स की जो क्रम है, ऑर्डर्ड है, वो कैसी है, तो इसमें अगर हम रो की बात करें तो पहला रो और ये हो गया दूसरा रो, यानी इसमें रो की संख्या कितनी है, 2। और अगर हम कॉलम की बात करें तो C1 C2 C3 और ये हो गया C4, यानी कि 2 रो और 4 कॉलम, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 4, है ना, ये हो गई इसकी क्रम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है। तो जिन मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होते, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आयताकार या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट आपका है, अगला है वर्ग अवयव। अब वर्ग अवयव के बारे में जान लेते हैं कि वर्ग अवयव हमारी क्या होती है। तो वर्ग अवयव जिसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होती है, अब इसमें क्या होता है कि अगर आपके किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या क्या हो, सेम हो, यानी कि m = n, ठीक है ना। रो और कॉलम की संख्या क्या होती है, समान होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं, ठीक। तो आपके इसमें लिखा भी है, यदि मैट्रिक्स में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो तो उसे वर्ग अवयव या स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम रो की बात करें तो हमारे रो कितने हैं, तो ये हो गया R1 और ये हो गया R2, 2 रो हो गए। कॉलम कितने हैं, C1 और ये हो गया C2। तो रो और कॉलम की संख्या क्या है, सेम हो गई, यानी 2 × 2 के क्रम में हो गया, ठीक। तो जब रो और कॉलम की संख्या सेम होती है, समान होती है, बराबर होती है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले जो है मैट्रिक्स के टाइप में। तो अगला टाइप है
तो अगला है क्षैतिज, जिसे हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो क्षैतिज अथवा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होती है जान लेते हैं। ठीक, तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होती है ये समझिए। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो अवयव होती है, अवयव में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या में कंपेयर किया जाता है। तो अगर आपके रो की संख्या जो है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, अगर आपकी रो की संख्या जो है कॉलम की संख्या से क्या होती, कम होती है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज अथवा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि पंक्तियों की संख्या कितनी, तो कितनी पंक्तियाँ हैं हमारे पास, 1 2, यानी कि रो की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, और कॉलम हमारे पास हो गए 4। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे हमें दिख रहा है कि रो जो है कम है और कॉलम क्या है, ज़्यादा है। तो जिन अवयवों में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है, कम होती है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज अथवा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो आई होप आपको ये मैट्रिक्स भी समझ में आ गया। चलते हैं अब अगले। ठीक, तो हर मैट्रिक्स में अगर आपको कोटि लिखना हो तो लिख सकते हो, है ना। तो रो की संख्या हो गई 2 और कॉलम कितने हो गए, 4। तो ये इसकी ऑर्डर यानी क्रम कहलाएगी। ठीक, चलो अब चलते हैं अगले पेज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला टाइप्स, तो अगला टाइप है ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। अब ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये सेम उसी का अपोजिट हो जाएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि रो ग्रेटर देन हो किससे, कॉलम से। ठीक, अब जैसे इसमें देखो, तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो ये हो गया रो, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसे ये हमारी जो कंडीशंस, इसमें रो और कॉलम की संख्या सेम है, ठीक है ना, यानी 3 × 3 का कंडीशंस है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट्स और ले लेते हैं, 1 2 3, ये हो गए। ठीक, ये कंडीशंस हो गई। तो अब यहाँ पे देखो रो की संख्या जो है वो कितनी है, 1 2 3, और ये हो गए 4। कॉलम कितने हो गए, 1 2 3। तो यहाँ पे रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या है, ज़्यादा है। ठीक, तो अगर ऐसे कंडीशंस होते हैं तो ऐसे कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स यानी वर्टिकल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है पंक्तियाँ, जिसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स, पंक्ति। ठीक है। अब जिस अवयव में केवल एक ही पंक्ति होता है उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। ठीक, जैसा कि आपको एग्जांपल में दिख रहा है, तो इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 कॉलम है और रो कितने हैं, 1। तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव अथवा रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, अब अगर जैसे इसमें हमें इसकी कोटि लिखनी है तो कोटि लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भाई रो 1 हो गया, कॉलम 3 हो गया, तो इसको 1 × 3, ये इसकी कोटि हो जाएगी। ठीक, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो पंक्ति अवयव होते हैं, पंक्ति अवयव को हम पंक्ति सदिश के नाम से भी जानते हैं। पंक्ति अवयव को हम पंक्ति सदिश के नाम से भी जानते हैं, पंक्ति सदिश भी कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। रो वेक्टर, क्या बोलेंगे, रो वेक्टर। ठीक, ये ध्यान रखें। चलते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे क्या लिखा है, स्तंभ यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। तो ये उसी का उल्टा हो जाएगा, वहाँ केवल एक पंक्ति होता है, यहाँ केवल एक स्तंभ होगा। ठीक है ना। तो जब किसी भी अवयव में केवल एक स्तंभ होता है तो उसे हम स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, अब अगर हम इसकी कोटि लिखें तो क्या होगा, तो कितने रो हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड, है ना, थर्ड फोर्थ, यानी कि 4 × 1 का कंडीशंस होगा। ठीक, तो ये हो गई इसकी कोटि। ठीक, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ मैट्रिक्स। और जैसे कि वो हमारा जो है रो वेक्टर है, उसी तरह ये स्तंभ जो मैट्रिक्स होता है इसे हम कॉलम वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं, कॉलम वेक्टर। ठीक है ना, ये याद रखना। तो ये हो गया।
अगला टाइप का मैट्रिक्स है रिक्त। रिक्त, ठीक है ना, इसको एम्पटी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है ना, क्या होगा, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक, रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह। तो जिस आव्यूह के हर एक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। और अगर हम इसकी कोटि की बात करें तो इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि हो जाएगी 1 2, यानी रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है, तो ये हो गया 2 × 2 का। ठीक, तो जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स शून्य होते हैं तो उसे हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर। अगला मैट्रिक्स है इकाई अथवा तत्समक आव्यूह। ठीक, ये ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है और कई जगह, और ये आप याद रखिए, इसको याद रखिए। ठीक है ना, और इसको माइंड में एकदम अच्छे से बैठा लो क्योंकि ये हमें आगे मिलने वाला है। ठीक, तो देखते हैं क्या कंडीशंस है। तो क्या लिखा है, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हो, इकाई मतलब एक हो, इकाई मतलब एक हो, तथा शेष सभी तत्व शून्य हो, तो उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। ठीक, यानी कि जिस आव्यूह, अब याद रखना ये जो हमारी तत्समक आव्यूह होती है ये वर्ग आव्यूह भी होती है, स्क्वायर, हर कंडीशंस में ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनती है, चाहे 3 × 3 का बनाएंगे चाहे 4 × 4 का। जैसे हमें 4 × 4 का बनाना है, कैसे बनाओगे, 1 0 0 0, फिर हो गया 0 1 0 0, ठीक, फिर हो गया 0 0 1 0, और फिर हो गया 0 0 0 1। ये देखिए, ये भी हमारी जो है ये भी तत्समक आव्यूह, बस इसकी कोटि जो है वो कितने की है, 4 × 4 की है। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी भी कोटि जो है 3 × 3 का है। ठीक, तो जिन आव्यूहों के जो मुख्य विकर्ण होती है, अगर उसके तत्व जो है 1 हो और सभी तत्व क्या हो, शून्य हो, तो ऐसे हम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह या तत्समक, है ना। इसे यूनिट और आइटोगोनल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये होती है हमारी आइटोगोनल या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक, और इसे जो प्रेजेंट करते हैं वो किसे प्रेजेंट करते हैं, आई से। ठीक, अब ध्यान रखना है इसमें एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं इसी जगह, कभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा, जैसे मिल जाए I2। अब I2 का मतलब क्या हो गया, हमें ऐसा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें रो और कॉलम की संख्या कितनी हो, 2 हो, यानी कुछ इस तरह से 1 0 0 1, ये हो गया, समझ गए ना। अगर आपको मान लो I3 लिखा मिल गए तो I3 का मतलब क्या लिखोगे आप, 1 0 0 0 1 0, फिर ये होगा 0 0 1, ये देखिए इस तरह से। ठीक, तो कहीं भी I2 या I3 के कंडीशंस मिल जाए तो इनको हम इस तरह से लिखते हैं। क्लियर। चलो आगे चलते हैं अगले मैट्रिक्स। तो अगला मैट्रिक्स हमारा है विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, तो अब इसमें जान लो कि ये क्या होती है। तो क्या लिखा है, इस प्रकार के मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण पे स्थित सभी तत्व गैर शून्य। अब गैर शून्य का मतलब ये है कि ये शून्य नहीं होते, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है, और अन्य सभी तत्व क्या हो, शून्य होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब याद रखना यहाँ पे एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें कि जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, लेकिन हर एक डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती। क्लियर। तो ये हो गई आपकी विकर्ण। तो इसमें ये देखिए, ये इसकी मुख्य विकर्ण होती है, तो इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 नहीं होने चाहिए। ठीक, इनको छोड़ करके अन्य सारे एलिमेंट्स क्या हो, शून्य हो। ठीक, नेक्स्ट अगला है, तो अगला मैट्रिक्स हमारे पास है
अदिश या स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अदिश या स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसके कुछ खासियत चीज़ क्या है, तो ये जान लो कि आपकी अदिश अवयव जो होती है इसमें भी जो मुख्य विकर्ण होता है उस मुख्य विकर्ण के सारे तत्व जो होते हैं सेम ही होते हैं, यानी एक ही अंक होता है चाहे जो, जैसे यहाँ पे जो हमने मैट्रिक्स लिख रखा है तो इसमें देखो सारे एलिमेंट्स सेम ही है, ये देखिए सारे एलिमेंट्स क्या है, सेम है। या अगर आप कोई और लिखना चाहो, जैसे ये हो गया A 0 0 0 है ना, E 0 फिर 0 0 B, ये हो गया, ठीक। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी अदिश अवयव नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। बट डायगोनल मैट्रिक्स हमारी अदिश अवयव नहीं हो सकती, और मतलब सारे जो है डायगोनल जो है वो अदिश नहीं हो सकती, ठीक है ना। क्योंकि अदिश के लिए जो कंडीशंस है वो क्या है कि इसके जो मुख्य विकर्ण होते हैं उस मुख्य विकर्ण के सारे अवयव जो है वो क्या हो, सेम हो, बराबर हो, सभी तत्व क्या है, बराबर। अगर इसी की जगह ये लिखा हो, ठीक है ना, जैसे यहाँ लिख दिया 0 और फिर ये हो गया A, फिर 0 और फिर 0 0 फिर से हो गया A। अब ये हमारी जो सदिश हो गई ये हमारी क्या है, अदिश अवयव कहलाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स। फिर से जान लो कि अदिश यानी स्केलर मैट्रिक्स के जो मुख्य विकर्ण होती है उस मुख्य विकर्ण के जितने भी तत्व हैं वो क्या हो, समान हो, और सारे तत्व क्या, और अन्य जो शेष तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य हो जाते हैं। तो ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं, अदिश अवयव। तो ये थे मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स, ठीक है ना, जो ये मेन है जिनके बारे में आपको जानना ही है, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं, तो अगले पेज पे हम आपको बताते हैं कि अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। एक्सरसाइज 3.1, और सभी लोग कापी पेन निकाल के हो जाइए तैयार। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चंस में क्या पूछेगा और कैसे हमें क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक। तो चलिए हम एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। तो 3.1 पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को क्या करना होता है, पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद हमें देखना है कि उस क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, ठीक। क्या लिखा है, अवयव A इक्वल टू 2 35√5 5 - 2 1 19 5/2 -5 -7 12 70, ठीक। ये दिया गया। सबसे पहले हमें क्या बताना है, इसमें अवयव की कोटि। ये बताना है कि हमारा जो ये अवयव है इसकी कोटि क्या है, मैंने बताया था ना कैसे निकालना। इसके बाद पूछ रहा अवयवों की संख्या, यानी कि इस मैट्रिक्स में कुल कितने अवयव हैं, ठीक, ये हमें बताना। नेक्स्ट है अवयव A13 A21 A32 33 A24 A23, ठीक, ये दिए गए, ठीक। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए एक कंडीशंस, चलिए पूरा पेज लाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ठीक। क्या कि ये जो आपकी मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसी के बगल में लिख देते हैं। जैसे ये है, इसको हम कैसे लिखते हैं, यानी ये होता है A11, इसका मतलब हो गया पहला रो पहला कॉलम, ठीक। फिर अगला हो गया A21, दूसरा रो पहला कॉलम। फिर अगला हो गया आपका A31, तीसरा रो पहला कॉलम। कॉलम हमारी पहली है, एक रो, दो रो, तीन रो, तीसरा रो हो गया। इसी तरह अगला A12 A13 A14, ये इस तरह से, तो ये हो गया। फिर अगला हो जाएगा A22 A23 A24, नेक्स्ट हो गया A32 A33 A34, ये हो गया, ठीक। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे तो कंपेयर करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे
तो सॉल्यूशन में देखिए कैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, अवयवों की कोटि। ठीक, तो अवयवों की कोटि यानी हमें ये देखना है कि इसमें रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, क्योंकि कोटि यानी कि जो हम लिखते हैं ऑर्डर, ठीक है ना, यानी कि कोटि वो कैसे लिखते हैं, तो मैंने बताया ना, रो इंटू कॉलम या एम इंटू एन के रूप में व्यवस्थित करते हैं, यही तो होती है हमारी। ठीक, अब यहाँ पे देखो तो एक रो, दो रो, तीन रो, है ना, यानी रो की संख्या कितनी है, अगर इसको आप ऐसे लिखना चाहो, R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, R3, तो तीन रो हो गए। कॉलम कितने हो गए, C1 C2 C3 C4, यानी कॉलम कितने हमारे पास 4। तो जब हम इसकी कोटि लिखेंगे तो कोटि इक्वल टू कितना होगा, तो रो हमारे पास हो गए 3 और कॉलम कितने हैं 4, यानी इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी 3 इंटू 4 की। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया अवयवों की संख्या। अब सेकेंड नंबर पे हमें निकालना है अवयवों की संख्या, कितने अवयव इसमें है। ठीक, तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, या इसी कोटि को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने अवयव इसमें हैं तुरंत आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हमें अवयवों की संख्या फाइंड करनी तो सीधे से हमारी जो कोटि है उसी का मल्टीप्लाई कर दो, चाहते हैं 12, तो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू कितने हो गए 12। क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अब इसका आंसर नंबर 3 हमें बतानी है, तो 3 में देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। तो अब हमें बताना अवयव 1 3, तो 1 3, अभी देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप सीधे से केवल कंपेयर कर दो, तो A13 अब इसका एलिमेंट्स ये है, यानी 1 3 का मतलब हो गया पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये हो गया आपका पहला रो, ये हो गया तीसरा कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट्स हमारा जो होगा A13 की वैल्यूज होगी, यानी कितना हो गया 19। क्लियर। फिर अगला क्या है भाई, A21, तो A21 अब इसका एलिमेंट्स हमें निकालना है, तो A21 इसका मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम, ये हो गई दूसरी रो, ये हो गई पहला कॉलम, तो ये वाला हमारा कंडीशंस बन रहा है ये 21, और इसके प्लेस पे क्या है 35 हमारा हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर। नेक्स्ट अगली वैल्यूज फाइंड कर लो। अगला क्या है A33, तो A33 में क्या दिया गया, अब देखो 33 यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम ये यहाँ पे, और तीसरा रो तीसरा कॉलम यानी कि ये कंडीशन बनेगा, तो ये वैल्यूज हो गई -5। नेक्स्ट A24 दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, तो दूसरा रो चौथा कॉलम ये यहाँ पे, और ये कंडीशन हमारी हो गई 12। ठीक, नेक्स्ट क्या है A23 यानी कि ये हो गया। ठीक, अब इसकी वैल्यूज़ हम फाइंड करें तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यूज़ हो गई भाई कौन सा है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम हमें देखना है, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम ये हो गया, और दूसरा रो तीसरा कॉलम की वैल्यूज़ ये दी गई है, यानी कितनी हो गई 5/2। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चंस का आंसर। तो हम इस तरह से क्वेश्चंस को पढ़ के और उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है ना। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन, और उसके बाद इसका सोल्यूशन निकालते हैं। क्या लिखा, एक 2 × 2 अवयव, यानी हमें एक ऐसे अवयव की रचना करनी है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो। ठीक, A जो हमारी अवयव है वो IJ की रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। तो अवयवों को हमें इनके अकॉर्डिंग लिखना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले हमारी जो मैट्रिक्स है A, इसके एलिमेंट्स क्या बनेंगे, एक होगा A11,
फिर अगला हो जाएगा A12, फिर अगला हो गया 21, फिर अगला हो गया A22। यानी कि हमें ऐसे मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो 2 इंटू 2 का क्रम हो गया। ठीक, तो हमें इसी मैट्रिक्स की वैल्यूज, अब यहाँ पे हम इसका कंपेयर करते हैं। ठीक, तो इसके एलिमेंट्स, तो अब हम जब यहाँ पे इसके एलिमेंट्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो ध्यान दीजिए। देखिए, तो सबसे पहले हमें A11 की वैल्यू से पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम अगर हम यहाँ देखें A11, ये जो आपकी यहाँ पे अगर हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पे कंपेयर करने का मतलब ये हो गया कि आपकी जो यहाँ पे देखो ये जो कंडीशंस गिवन है, ठीक, यहाँ पे जो कंडीशंस हमारी गिवन है, क्या बोलते हैं इसको, जो अवयव हैं, ठीक, ये देखो आई जे, तो यहाँ आई की वैल्यूज़ 1 है और जे की वैल्यूज़ क्या है, 1 है। अगर यहाँ से हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, ये आई को प्रेजेंट कर रहा और ये जे को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो आई की वैल्यूज़ 1, जे की वैल्यूज़ 1। अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। ठीक, तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया। ठीक, अब 1 + 1 यानी 1 + 1 कितना हो गया, 2। अब 2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 4/2। 2 1 × 2, 2 2 × 4, यानी यहाँ से हमें इसकी वैल्यूज फाइंड हो चुकी 2। क्लियर, आगे चलो नेक्स्ट A12। अब यहाँ पे आई जो होगी 1 हो जाएगी और जे जो होगी वो क्या होगी, 2 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे तो यहाँ हो गया 1 + 2 का स्क्वायर बाई 2 हो गई, राइट। तो 1 + 2 यानी कितना हो गया, 2 + 1 3। अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9/2। ठीक, अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे ही लिख लेते। क्लियर, यहाँ क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब अगला एलिमेंट्स हमें चाहिए A21, दूसरा रो पहला कॉलम। तो दूसरा रो पहला कॉलम यानी यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज रख देते हैं, तो फिर से हम इसका कंपेयर करेंगे, ये आई और ये जे हो गया। तो फिर इसकी वैल्यू जब रखोगे तो क्या होगा, आई के प्लेस पे 2, तो ये हो गया 2 + 1 और होल स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर, अब 2 + 1 यानी कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9/2, ये हो गया। अगला A22, तो आई जे, ये आई की वैल्यू से जे, यानी इस बार हमारी क्या हो जाएगी, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16/2। 2 1 × 2, 2 8 × 16, यानी हमारी जो वैल्यूज होगी वो कितनी होगी, 8। क्लियर, अब हमें इसे मैट्रिक्स के रूप में लिखना, मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, तो ये हो गई भाई मैट्रिक्स A = ये हो गया पहला रो पहला कॉलम, इसकी वैल्यूज आ गई 2, पहला रो दूसरा कॉलम, इसकी वैल्यूज आई है 9/2, 9/2। फिर अगला हो गया दूसरा रो पहला कॉलम यानी कि 9/2, और अगले एलिमेंट्स हो गया आपका 8। ये देखिए, ये हो गया बन के तैयार। ठीक है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक, तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको आपको होमवर्क देते हैं। ठीक, इस क्वेश्चंस को आप लोग करके आइए। ठीक, इस क्वेश्चंस को कर लीजिए, और क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएंगे, तो बुक निकाल के सॉल्व करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, तो वहाँ हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।